दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बिहार बोर्ड की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्लास 12 की, तो आज मैं हिंदी के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर आज मैं चर्चा करूंगा। और ऐसा वीडियो मैं आपके पास 10 वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें 100 प्रश्नों पर मैं बात करूँगा। और यकीन मानिए कि मैं आपको ऐसा प्रश्न समझाऊंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगी, हूबहू आपको याद हो जाएगी और आप उसको अच्छी पूर्वक लिख पाइएगा। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। आप जानते हैं ये बातचीत पाठ के मतलब ये बातचीत पाठ से लिया गया है ये प्रश्न। और बातचीत एक ललित निबंध है। मैं आपको बताया था कि बातचीत एक ललित निबंध है और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो निबंध है तो बातचीत निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट का ये निबंध है बातचीत। तो देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है और एडिसन का क्या मत है। तो आप लिखिएगा एग्जाम में कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं है जब तक उसका गुण और दोष प्रकट होता नहीं है। ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। और एडिसन ने क्या कहा था? तो एडिसन ने ये कहा था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। एडिसन का मानना था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। तो अगर आपसे पूछे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है, तो आप लिखिएगा कि बेन जॉनसन का मत था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं है जब तक उसका गुण और दोष प्रकट होता नहीं है। दूसरा एडिसन, तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। ये किसने कहा? एडिसन। तो आप इस प्रश्न को कंप्लीट करके लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आप जानते हैं, आप इस प्रश्न को लिखिएगा कि यूरोप के लोगों में, यानी कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो शैली पाई जाती है या यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला पाई जाती है उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा एग्जाम में कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो कला पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें लोग इतनी चतुराई के साथ अपने बातों को शुरू करते हैं कि सुनने वाले के मनों में एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप लिख सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो कला पाई जाती है उसे ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें लोग इतनी चतुराई के साथ अपने प्रसंग को, अपने बातों को शुरू करते हैं कि सुनने वाले के कानों में आनंद की प्राप्ति होती है। बस इतना लिखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं। आप बताइए इस चीज को, इतना इजी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है और नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? आपको पता है कि अर्धनारीश्वर जो निबंध है आपके किताब में, तो अर्धनारीश्वर निबंध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। प्रश्न पूछता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो लिखिएगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है। और नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो आपको पता है कि जब से पुरुषों ने कृषि का आविष्कार किया, मतलब पुरुष लोगों ने जब से खेती का आविष्कार किया, जब से कृषि का प्रारंभ हुआ, तब से पुरुष बाहर का काम करने लगे और महिलाएं घर का काम करने लगी और तभी से महिलाएं की पराधीनता क्या हो गया? शुरू हो गया। तो आप लिखिएगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है। और जब से पुरुषों ने कृषि का प्रारंभ किया, जब से कृषि का आविष्कार हुआ, तब से पुरुष बाहर का काम करने लगे और महिलाएं घर के काम करने लगी। महिलाओं का जीवन सिमट गया और तभी से महिलाओं की यानी कि नारी की पराधीनता शुरू हुई। तो ये प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए कि चातकी किसके लिए तरसती है। ये तुमुल कोलाहल कलह के प्रश्न है।
और आप जानते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह जो कविता है, उस कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? छायावादी कवि है, आधुनिक काल के कवि है। चातकी किसके लिए तरसती है? तो आप लिखिएगा कि चातकी जो पक्षी जो होती है वह स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है। चातकी किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है। तो आप लिखिएगा कि चातकी, डायरेक्ट आंसर में लिखिएगा, चातकी स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है, क्योंकि चातकी जो होती है ना वह वर्षों भर दूसरा जल को नहीं ग्रहण करती है, वर्षों भर स्वाति नक्षत्र के बूंदों का इंतजार करती है, और जब स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरता है तो उसे चातकी पक्षी ग्रहण करती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है। लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ये जो प्रश्न जो है जो अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है आप पढ़े होंगे कि अर्धनारीश्वर जो है पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, और अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। और अर्धनारीश्वर एक कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। पता है आपको कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर पाठ में यह भी दिखाया गया है कि विद्वानों का मत महिलाओं के संदर्भ में क्या है। तो अर्धनारीश्वर पाठ में आप लोग पढ़े होंगे ना कि प्रेमचंद ने महिलाओं के बारे में क्या कहा था। तो प्रेमचंद ने कहा था कि जब पुरुष महिला का गुण ले लेता है तो वह देवता हो जाता है। यानी कि पुरुष जब स्त्री का गुण ग्रहण करता है तो वह देवता हो जाता है, लेकिन जब स्त्री पुरुष का गुण ग्रहण करती है तो क्या हो जाती है? राक्षसी यानी कि पिशाचनी हो जाती है। लेकिन ये प्रश्न देखिए कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए दो मार्ग, यानी कि एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग किसको बोलते हैं पता है? जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीता है, जो परिवार के बंधनों में जकड़ा है ना, जो संतान में परिवार का सुख भोग रहा है, वो प्रवृत्ति मार्गी कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? प्रवृत्ति मार्गी कहेंगे। लेकिन साधु संत जो होते हैं बहुत सारे, जो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, वो निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। निवृत्ति मार्गी उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो परिवार के बंधनों को तोड़ देते हैं, मोह माया का त्याग कर देते हैं और एकांत यानी कि अकेला जीवन जीते हैं, है ना, जो अपनों को भी त्याग देते हैं, वो निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तो प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी क्या है? तो आप लिखिएगा कि वो व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन को जिया, जिन्होंने पारिवारिक जीवन का मतलब ये करते हैं, आनंद उठाते हैं, जो पारिवारिक जीवन में बंधे होते हैं, वह प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और जो परिवारों का परित्याग कर देते हैं, है ना, जो परिवारों को छोड़ देते हैं, परिवार का परित्याग कर देते हैं ज्ञान के लिए या जो भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए, है ना, परिवार को बाधा मानते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न छठा क्या है? भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि है और अन्य रीतिकालीन कवियों से वो कैसे अलग है? तो आपको पता है कि भूषण रीतिकाल के कवि है और ब्रजभाषा के कवि है ना। और मैं आपको बताऊं कि भूषण के रस में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। यानी कि भूषण के कविता को जब आप पढ़िएगा तो भूषण के कविता में वीर रस की प्रधानता है। भूषण ने शिवराज भूषण किताब लिखा, शिवा बावनी किताब लिखा, छत्रसाल दशक किताब लिखा, है ना। और ये भूषण आप देखिएगा, जैसे रीतिकाल को देखिएगा तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल में जितने भी कवि हुए, यानी कि रीतिकाल में जो अधिकतर कवि हुए, तो रीतिकाल के जो ज्यादा तौर पे जो कवि हुए, तो रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने श्रृंगार रस में अपनी कविता को लिखा। रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने अपनी कविता को किस रस में लिखा? श्रृंगार रस में लिखा। लेकिन भूषण ही रीतिकाल के एक ऐसे कवि है जो श्रृंगार रस में अपनी कविताओं को न लिख करके किस रस में अपनी कविता का वर्णन करते हैं? वीर रस में लिखते हैं कविता। यानी कि किस रस में लिखते हैं? वीर रस में अपनी कविता को लिखते हैं। तो क्या ये रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग नहीं हुए? आप ही दिमाग लगाइए, क्या ये रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग नहीं हुए? रीतिकाल के जहाँ पूरे कवि श्रृंगार रस में कविता लिख रहे हैं, वहां पर भूषण जैसा एकमात्र कवि है रीतिकाल में जो किस रस में अपनी कविता को लिख रहा है? वीर रस में अपनी कविता को लिख रहा है। इसीलिए रीतिकाल के अन्य कवियों से भूषण क्या है? अलग है। लेकिन आप ऐसे लिखिएगा, रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा में भूषण को जोड़ा जाता है। तो भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि है? तो भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। आप लिखिएगा, भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है और अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे अलग है? तो लिखिएगा
कि रीति काल में जहाँ पर सभी कवि अपनी कविताओं को श्रृंगार रस में लिख रहे थे, यानी कि श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे थे, उस दौर में भूषण जैसे कवि जो है वह वीर रस में अपनी कविताओं को लिख रहे थे। उनके कविताओं में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है, इसीलिए रीति काल के अन्य कवियों से भूषण क्या है, अलग है। देखिए अब आगे है कि धांगर जो है, धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये किससे, वो सदानीरा चैप्टर से ये प्रश्न है। और आपको पता है कि वो सदानीरा जो है जो यात्रा संस्मरण है या निबंध भी कह सकते हैं। और वो सदानीरा में सदानीरा गंडक नदी को कहा गया है। सदानीरा किस नदी को बोलते हैं, गंडक नदी को। और वो सदानीरा पाठ जो है उसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। वो सदानीरा जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। और ये प्रश्न पूछता है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि धांगर जो है जो उराव भाषा का शब्द है। धांगर किस भाषा का शब्द है, उराव भाषा का शब्द है। आप ध्यान देना कि धांगर उराव भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, भारे का मजदूर। और ये जो धांगर जाति जो थे ये छोटा नागपुर पठार के थे, यानी कि छोटा नागपुर से इस धांगर लोगों को बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था, चंपारण बुलाया था। अंग्रेज लेकर के इसको आए थे। क्यों लेकर के आए थे धांगर को चंपारण, पता है आपको, नील का खेती करने के लिए लेकर के आए थे। क्या, किसका खेती करने के लिए लाए थे, नील का खेती करने के लिए लाए थे। और ये जो धांगर लोग हैं ये चंपारण आए नील का खेती करने के लिए और यहीं पर आकर के बस गए। तो पूछेगा आपसे कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है, तो आप लिखिएगा कि धांगर शब्द उराव भाषा का शब्द है। धांगर जो है जो एक उराव भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, भारे का मजदूर। और ये जो धांगर जो थे ये छोटा नागपुर पठार के, मतलब छोटा नागपुर के ये मतलब आदिवासी थे। और इनको क्या किया, अंग्रेजों ने चंपारण में इनको नील की खेती करने के लिए अंग्रेज धांगर को लेकर के कहाँ पर आए, चंपारण के क्षेत्रों में आए। अगला देखिए, पुंडलिक जी कौन थे, ये भी सदानीरा चैप्टर के है। आपको पता है कि पुंडलिक जी कौन थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप ओ सदानीरा चैप्टर को पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि महात्मा गांधी ने क्या किया। चंपारण में महात्मा गांधी ने चंपारण में शिक्षा के लिए 3 आश्रम का स्थापना किया। महात्मा गांधी चंपारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए 3 आश्रम स्थापित किया। एक भीतिहरवा आश्रम स्थापित किया, एक बरहरवा आश्रम स्थापित किया, है ना। और तो देखिएगा जो आश्रम जो गांधी जी जो स्थापित करते हैं, तो वो जो भीतिहरवा आश्रम जो था, तो भीतिहरवा आश्रम के जो शिक्षक है, वो भीतिहरवा आश्रम के शिक्षक कौन थे, पुंडलिक जी थे। यानी कि चंपारण में शिक्षा का स्थापना करने के लिए गांधी जी जो भीतिहरवा आश्रम की जो स्थापना किए थे, तो उसी भीतिहरवा आश्रम के शिक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, पुंडलिक जी को। और आपको पता है कि गांधी जी ने पुंडलिक जी को कहाँ से बुलाया था, बेलगांव से बुलाया था। तो आप लिखिएगा कि पुंडलिक जी कौन थे, तो आप लिखिएगा कि पुंडलिक जी भीतिहरवा आश्रम के शिक्षक थे और गांधी जी ने उसे बेलगांव से बुलाया था और पुंडलिक जी को भीतिहरवा आश्रम में शिक्षक नियुक्त किए थे। पुंडलिक जी का 2 काम था, एक तो भीतिहरवा में लोगों को शिक्षा प्रदान करना और दूसरा कि लोगों के मन में जो अंग्रेजों का डर है, अंग्रेजों का भय है, तो अंग्रेजों को उस डर को, उस भय को क्या करना, दूर करना। ये पुंडलिक जी का काम था। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पुंडलिक जी कौन थे, तो उत्तर में लिखोगे पुंडलिक जी भीतिहरवा आश्रम के शिक्षक थे। गांधी जी ने बेलगांव से बुला करके भीतिहरवा आश्रम में इनको शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। और पुंडलिक जी का 2 काम था, एक तो पहला कि भीतिहरवा आश्रम में लोगों को शिक्षा प्रदान करना और दूसरा कि भीतिहरवा के लोगों के मन में अंग्रेजों के भय को, अंग्रेजों के डर को क्या करना, दूर करना। अब देखिए आगे है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। ये सिपाही की माँ एकांकी का है और सिपाही की माँ जो एकांकी है मोहन राकेश का है। उससे ये प्रश्न है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। आपको पता है कि मानक जो है बिस्नी का इकलौता बेटा है। मानक क्या है, बिस्नी का इकलौता बेटा है ना। और बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो आप लिखिएगा कि बिस्नी की जो एक बेटी है मुन्नी, बिस्नी की एक बेटी है मुन्नी, वह विवाह करने की योग्य हो चुकी है और बिस्नी के पास पैसा नहीं है कि मुन्नी का विवाह करेगी। तो मुन्नी का विवाह वो कैसे करेगी, उसको पैसा चाहिए। तो इसीलिए वो अपना एकमात्र लड़का को, यानी कि अपने बेटा को, मानक को क्या करती है, बर्मा में भेज देती है, युद्ध में बर्मा भेज देती है लड़ने के लिए युद्ध में, ताकि मानक जाएगा, युद्ध लड़ेगा और मानक जब युद्ध लड़ करके आएगा तो कुछ पैसा कमा करके लाएगा। और जब मानक कुछ पैसा कमा करके लाएगा
तो उसकी बहन मुन्नी का हाथ क्या होगा, पीला होगा, यानी कि मुन्नी का विवाह हो सकेगा। तो आप लिख सकते हो मेरे भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा हिंदी ही इजी है। बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो लिखिएगा, बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है ताकि बिस्नी की जो बेटी है मुन्नी वह विवाहने योग्य हो गई है और बिस्नी के पास पैसा नहीं है जिसे वह मुन्नी का विवाह कर सके। इसीलिए वह अपने इकलौता लड़का मानव को बर्मा लड़ाई में भेजती है ताकि मानव लड़ाई में से लड़ करके आएगा, कुछ पैसा कमा करके लाएगा, तो बिस्नी क्या करेगी, अपनी बेटी मुन्नी का विवाह कर सकेगी। देखिए, तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है, पता है तुलसीदास जी क्या है, भक्ति काल के कवि है और तुलसीदास जी का पद आपको पढ़ना है। और तुलसीदास जी के दोनों पद में किस रस की व्यंजना है, तो तुलसीदास जी के दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना है। किस रस की व्यंजना है, भक्ति रस की। आप लिख देना कि तुलसीदास जी के पद में भक्ति रस की व्यंजना है। देखिए, मैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना। सूरदास जी के पद में वात्सल्य रस की व्यंजना है। तुमको पता है कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कृष्ण की बाल लीलाओं का अधिक मात्रा में वर्णन करते हैं। तो सूरदास जी के पदों में देखिएगा, तो सूरदास जी के पद में क्या है, वात्सल्य रस की प्रधानता है। इसके बाद देखिएगा तुलसीदास जी को देखिएगा, तो तुलसीदास जी के पदों में किस रस की व्यंजना है, तो तुलसीदास जी के पदों में आप जानते हैं कि भक्ति रस की व्यंजना है। तुलसीदास जी के पद में पूरा भक्ति रस पाया जाता है। और भूषण के पद में देखोगे तो वीर रस पाया जाता है। भूषण के पद में कौन सा रस पाया जाता है, वीर रस। तो 3 कभी याद कर लेना, सूरदास जी के पद में वात्सल्य रस की व्यंजना, तुलसीदास जी के पद में भक्ति रस की व्यंजना, तुलसीदास जी के पद में भक्ति रस की व्यंजना, और भूषण के पद में वीर रस की व्यंजना। भूषण के पद में किस रस की व्यंजना हो जाएगा, वीर रस की। तो आज मैंने ये 10 प्रश्नों पर बात किया और मुझे यकीन है कि 10 प्रश्न आपको बहुत अच्छी पूर्वक समझ में आ गई होंगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप जन जन तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि लोगों को, यानी कि बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना, एक अच्छा शिक्षा देना है। और मैं आपको यही बात बोलूँगा, फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं ऐसे वीडियो लेकर के आऊँगा, ये 10 सीरीज लाऊंगा, कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चंस बताऊँगा। और एग्जाम से पहले अगर आप मेरा ये पूरा 10 को वीडियो अगर देख करके जाइएगा तो यकीन मानिए बहुत हद तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा, लिख पाइएगा। चलिए, तो धन्यवाद, ठीक।